आज हम फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कोलिज्म के चैप्टर पे सेकंड पार्ट पे चर्चा करेंगे। और मैं ए.के. वर्मा, टीजीटी एसएसटी, के.वी. रायवाला, देहरादून। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉरेस्ट हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं, तो इस पार्ट में औपनिवेशिक शासन के दौरान जो है, जो फॉरेस्ट में को काटा गया और डिफॉरेस्टिंग किया गया, उसके विषय में जानने की कोशिश करेंगे और उसके जो क्या परिणाम हुए वो इसमें बताने की कोशिश करेंगे। तो जैसा ये जानते हैं, रेवोल्यूशन इन द फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में जो है, जो जंगल में रहने वाले लोग थे, उन्होंने जो है विद्रोह करना शुरू कर दिया। तो ऐसा ही एक विद्रोह भारत में 1910 में हुआ था तथा दूसरा विद्रोह जावा इंडोनेशिया में स्वामीन के नेतृत्व में हुआ था। और दोनों विद्रोह में हम समानता यह देखते हैं कि फॉरेस्ट से संबंधित जो भी विषय और औपनिवेशिक शासन में भारत में बनाया था, जावा में बनाया, वह सब जनजातियों के लिए काफ़ी परेशानी का कारण था। इसलिए लोगों ने विद्रोह किया। इस तरह के कुछ विद्रोह पहले भी हो चुके थे तथा बहुत सी जनजातियां इस तरह के विरोध संथाल परगने के सिंधु कानू बिरसा मुंडा तथा अल्लारी सीताराम राजू द्वारा आंध्र प्रदेश और बस्तर में 1910 में इस तरह के विरोध हुए थे। पीपल ऑफ बस्तर 1910 में जो विद्रोह हुआ, वहाँ के लोगों के विषय में हमें समझना है। बस्तर आज छत्तीसगढ़ में स्थित है, जो एक दक्षिणी हिस्से में और जिसकी सीमाएं उड़ीसा, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश से मिलती हैं, जो इंद्रावती नदी के पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। यहाँ पर इस क्षेत्र में बहुत से ट्राइबल कम्युनिटी के लोग रहते हैं और इसमें बहुत से डिफरेंसेस होने के साथ साथ सिमिलरिटी भी हैं। ये प्राकृतिक संसाधन को बहुत सम्मान देते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं, और उसमें सिमिलरिटी भी यही है कि प्राकृतिक संसाधनों को अलग अलग फेस्टिवल पर ऑफरिंग देते हैं और उन्हें भेंट चढ़ाते हैं। तो इस तरह से माना जा सकता है कि ये लोग जो हैं, जो नेचर की जो है पूजा करते हैं। Fear of people were buried when the Britishers, अंग्रेजी कानूनों से लोग डरे हुए थे। अंग्रेजी कानून जिसने जंगलों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया था, उसे लेकर डर था। जो भी 2/3 फॉरेस्ट एरिया था, उसे अलग कर दिया गया था, रिजर्व फॉरेस्ट बना दिए गए थे और शिफ्टिंग कल्टीवेशन को बैन कर दिया गया था। शिकार नहीं कर सकते थे, जंगल से किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट को इकट्ठा नहीं कर सकते थे। हंटिंग के विषय में आपने पिछले पार्ट में देखा था कि भारतीय शासक किस तरह से अंग्रेजी हुकूमत के तहत भारतीय शासकों की शिकार के नाम पर हत्या की गई थी। भारतीय शासकों की शिकार के नाम पर हत्या की गई थी। एक तीसरे प्रकार का जो फॉरेस्ट बनाया गया था, उसे विलेज फॉरेस्ट कहा जाता था। वहाँ पर भी जो लोग यहाँ रह रहे थे, वह औपनिवेशिक सरकार को श्रम प्रदान कर रहे थे। पीपल वर टायर्ड ऑफ, लोग अलग अलग तरीके से परेशानी में पड़ चुके थे। जैसे औपनिवेशिक शासन लेबर की डिमांड करती थी और जो उसको बिना शुल्क के चाहिए थी। भू राजस्व की ज़्यादा डिमांड की जा रही थी और बहुत से गांवों के लोगों को वहाँ से हटा दिया गया था और कुछ भी कंपनसेशन नहीं दिया गया था और कुछ आपदाएं भी आई थी, जिससे 1819 से 1900 और 1907 से 1908 तक अकाल पड़ा था। भुखमरी की चपेट में बहुत से लोग आ चुके थे और वन आरक्षण ने चिंगारी का काम किया और लोगों ने बाजारों में इकट्ठा होकर इन मुद्दों पर चर्चा आरंभ कर दी थी।
अब इनिशिएटिव बाय टेकन, अब ट्राइबल लोगों ने विद्रोह को करने के लिए क्या क्या किया है। इसमें एक धुरवा बस्तर में और दूसरा नाम था गुंडाधार, जो कि ट्राइबल लीडर थे। इन्होंने विद्रोह कैसे किया और लोगों को इकट्ठा किया, इसके लिए वे ग्राम की पंचायत में डिस्कस करते थे। और उनके पास कोई बड़े हथियार नहीं थे, जो भी था उनके पास तीर था और घर के सामान थे। उन सब चीज़ों से उन्होंने विरोध किया और इस विरोध में अंग्रेजों के साथ ऐसे लोग भी टारगेट में पड़े जिन लोगों से उनको पैसा मिलता था, जैसे महाजन हो गए। उन लोगों ने उन लोगों को भी शिकार बनाया गया। इसी में विलियम बार्ड्स एक मिशनरी थे जिन्होंने इन घटनाओं को देखा। अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बुरी तरह से दबाया, क्योंकि अंग्रेज शक्तिशाली थे, उनके पास सत्ता थी, पावर थी। फाइनली नेगोशिएशन जो हुआ वो गुंडा घर को वह नहीं पकड़ सके, लेकिन अंग्रेजों को यह सब करने में 3 महीने से अधिक का समय लग गया, जिससे अंग्रेजों को यह समझ में आ गया था कि उन्हें अपनी फॉरेस्ट पॉलिसी और उसमें चेंजिंग लाना पड़ेगा। और जो एरिया में उन्होंने रिजर्व के लिए डिसाइड किया था उसे रिड्यूस करके 50% पे लाया गया। ये ट्राइबल लोगों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था और हम कह सकते हैं कि ट्राइबल लोगों ने जो भी प्रोटेस्ट किया उन्हें फ़ायदा मिला। आज़ादी के बाद भी लोगों को जंगलों से बाहर रखने की नीति कायम रही और विश्व बैंक ने डिसाइड किया कि 4600 हेक्टेयर में प्राकृतिक साल वनों की जगह देवदार के पेड़ लगाए जाएं, लेकिन स्थानीय पर्यावरणवादियों के विरोध के फलस्वरूप इस परियोजना को रोक दिया गया। जावा, अब जावा इंडोनेशिया का ऐसा आइसलैंड था जहां राइस का प्रोडक्शन ज़्यादा होता था। उसका बहुत बड़ा एरिया फॉरेस्ट से कवर था और इंडोनेशिया में जावा ही वह क्षेत्र था जहां डचों ने फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत की। अंग्रेजों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की आबादी लगभग 34 लाख थी। उपजाऊ भूमि में बहुत से गांव थे, परंतु पहाड़ों में भी घूमंतु खेती करने वाले लोग रहते थे। कलंगा ऑफ जावा वुडकटर्स कम्युनिटी जो जावा के बहुत ही पॉपुलर वुडकटर थे। 1755 में जब माताराम रियासत बटी तो यहाँ के 6000 कलंग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बांट दिया गया। डचों ने 18वीं शताब्दी में कोशिश की कि कलंग उनके लिए काम करें और 77 में कलंगों ने एक डच किले पर हमला करके इसका प्रतिरोध किया, लेकिन इस विद्रोह को दबा दिया गया। डच साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ब्रिटिश साइंटिफिक फॉरेस्ट्री से मिलती जुलती थी, तो उन्होंने इसके लिए क्या क्या किया यह देखते हैं। In the 19th century, Dutch realized that they are not only should have control over people but also on the land. 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल पर नियंत्रण लगा दिया। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्य के लिए लकड़ी काटी जा सकती थी। गांव वालों को दंडित किया जाता था यदि अपने जानवरों को वो एक अच्छे चारागाह जंगल वाले क्षेत्रों में चराने के लिए ले जाते थे। अगर बिना अनुमति के वो लकड़ी को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते थे, अगर वह फॉरेस्ट में हॉर्स पर बैठकर ट्रेवलिंग करते थे, तब भी उनको दंडित किया जाता था। ब्लैंक डॉन्ग डिस्टेशन सिस्टम, उन्होंने वहाँ पर एक ऐसी व्यवस्था की शुरुआत की जिसको ब्लैंक डॉन्ग डिस्टेशन सिस्टम के नाम से जाना जाता है।
इसके अंदर यह व्यवस्था थी कि जो लकड़ियां काटी जाएंगी उसके लिए मजदूर चाहिए और श्रम चाहिए। तो हर परिवार से यह उम्मीद करते थे कि वह श्रम उपलब्ध कराए और उसके बदले में उन्हें बहुत कम मजदूरी दी जाती थी और साथ साथ वह जंगलों में प्रवेश भी नहीं कर सकते थे। यदि यह क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो इसमें बच्चे लिखेंगे कि गांव से फ्री में लेबर डिमांड करना या लेना और लकड़ी ट्रांसपोर्ट करने के लिए लकड़ी काटने के लिए था। तो बच्चे सब समझ गए ब्लॉन्ग डाउन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या है। यह क्वेश्चन एग्जाम में लगभग 5 नंबर का आ सकता है, तो बच्चे इसको ठीक से रिवाइज कर लेंगे। अगला टॉपिक है हमारा सुरांतिको सामिन। जावा में जो रिवेल या विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व सुरांतिको सामिन ने किया, जो वहाँ के गांव राष्ट्रुला गांव से बिलोंग करता था। टीक फॉरेस्ट का गांव था। ही चेंज द स्टेट ओनरशिप एंड सेड दैट द विंड अर्थ एंड वाटर वाज नॉट created by the state, hence could not own it। तो हवा, वायु, पृथ्वी, जल और लकड़ी का किसी व्यक्ति ने नहीं बनाया है। यह उसके विचार को परिवार ने भी सपोर्ट किया और 1907 से लगभग 3000 परिवार उसके विचारों को मानते थे। सम प्रोटेस्टेड बाय द लेइंग डाउन ऑन द लैंड व्हेन द कैचर कम टू सर्वे। तो ऐसा माना जाता है जब लकड़ी काटने वाले लोग आते थे तो बहुत सारे लोग जो हैं वहाँ लेट जाते थे और उनको लकड़ी काटने से मना करते थे। इसी तरह का एक मूवमेंट उत्तराखंड में चिपको मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है और जिसका नेतृत्व जो है गौरा देवी ने किया था। इस प्रकार का विद्रोह जावा में सामिन के नेतृत्व में हुआ और हम आपको टैक्स नहीं देंगे और श्रम भी नहीं करेंगे। इस तरह से सामिन ने जो डचों का विरोध किया। बार इफेक्ट में प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध में बड़ी संख्या में जंगलों को काटा गया क्योंकि अंग्रेजों को अपने इनोवेशन के लिए, रेलवे के लिए रॉ मटेरियल चाहिए था। और ठीक जावा में क्या हुआ कि जावा में उन्होंने स्कॉट अर्थ पॉलिसी को फॉलो किया डच लोगों ने, क्योंकि जापान ब्रिटिश लोगों के खिलाफ लड़ रहा था और बहुत ही जल्दी उसने इंडोनेशिया पर कंट्रोल कर लिया। तो यह डच उसे छोड़कर भाग रहे थे, तो उन्होंने उस सब में आग लगा दी जिससे जापानी लोगों के हाथ ना आ सके। और ठीक युद्ध की वजह से लोगों को यह अवसर मिला कि वह अपनी कल्टीवेशन एरिया को इंक्रीज कर सकें और बार के बाद जो है लोगों ने जो उनकी जो खेती की ज़मीन थी उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। न्यू डेवलपमेंट्स इन दोनों विद्रोह के अध्ययन से हम ये समझते हैं और हमें यह समझ में आता है कि हमें फॉरेस्ट को कंजर्व करना चाहिए और उसके लिए नियम भी होने चाहिए। 1972 के बाद इंडिया में भी जो है फॉरेस्ट नियमों में बहुत से बदलाव किए गए। साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए भी ज़रूरी है कि कम से कम भारत में और विश्व में जो उसका भूभाग है उसके 33% पर फॉरेस्ट कवर होना ज़रूरी है। और भारत में अभी लगभग जो है 22 के आसपास जो है फॉरेस्ट का कवर एरिया है। हम विद्यालय में भी जो है फॉरेस्ट को कवर करने के लिए वन महोत्सव और दूसरे सरकारी स्तरों पर बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वृक्षारोपण के लिए बच्चों को प्रेरित करते हैं और स्थानीय लोगों को सहयोग लेकर फॉरेस्ट कंजर्वेशन में कंपैरेटिव स्टडी के माध्यम से हम ये जान सके हैं कि विद्रोह के क्या कारण थे और पर्यावरणविद और वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में लोग सोचने लगे हैं कि जिस तरह से जो है हमारा ग्लोबल वार्मिंग हो रही है और ग्लोबल वार्मिंग को देखते हुए ज़रूरी है
कि हमारा वन प्रबंधन किया जाए। थैंक यू। आपने जल्दी कर दी यार, वो सही आई होगी नहीं, उसी सेटिंग हो जाएगी।